अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज चौधरी अमर एंड वेलकम टू ट्रेल वीज़ा सेंटर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यूके के स्पेशलिस्ट हैं हम, और पिछले प्रीवियस 4 से 5 सालों में हमने हज़ारों की तादाद में यूके के वीज़ेज़ और अपील्स अप्रूव करवाएं। अच्छा, मैं बात कर लूँ इन क्लाइंट्स की जिनकी प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर हमें रिसीव हुआ है, जो उनका डिसीजन है वो ओवरटर्न हो गया है। इनकी मैं पूरी हिस्ट्री आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर होता क्या है। जब कभी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो और उसमें कोई वर्किंग एरर किया हो वीज़ा अफसर ने, तो उस पे हम अपील कर सकते हैं। और जब अपील करते हैं तो वो यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फिर इंटीग्रेस मैनेजर जिसे कहते हैं, वो उसको रिव्यू करता है और वो देखता है कि इसमें कोई अगर वर्किंग एरर है तो उस पे वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर को अप्रूव करता है और जो आपकी एप्लीकेशन होती है उसको रिकंसिडरेशन पे डाल देता है। और विद इन 3 मंथ वो डिसाइड करके बताते हैं कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना। अब ये जो मेरे क्लाइंट थे, इन्होंने एक वेल नॉन कंसल्टेंट जो कि मेरे जितने भी व्यूवर हैं शायद उनको भी देखते होंगे, उनसे फाइल आईडी करवाई। मैं किसी का भी नाम मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी को भी डीफेम नहीं करना चाहता। हर बंदे का काम करने का अपना तरीका होता है। उन्होंने इनकी फाइल खराब कर दी। इनकी जो रिफ्लेक्शन थी स्टेटमेंट की, उसमें सिर्फ एक इनकम थी, और जो कि कंसल्टेंट थी उसने 2 इनकम बना दी। और जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेट कर दिया, और उसको रिप्रेजेंट किया उसने अच्छे तरीके से कवर लेटर में नहीं किया। और फिर उसके बाद उसने उसका रिफ्यूज़ल होने के बाद उसने फिर क्या किया कि उस पे अपील कर दी। और जो अपील की उसमें भी उसने किसी की अपील कॉपी पेस्ट कर दी, और जो अपील उसने लिखी वो भी मेरे पास आई। और मैंने देखा कि ये तो उसने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, और उसमें जो डेट्स थी वो किसी क्लाइंट की पुरानी डेट्स थी वो ऐड कर दी। और ऐसा यूजली होता है। इसी तरह के मेरे पास डिफरेंट केस आते रहते हैं। पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया था जिसमें किसी बंदे ने कवर लेटर में लिख दिया कि मेरे पास स्टूडेंट वीज़ा है, और स्टूडेंट वीज़ा वैलिड था और वो स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो मैं अब विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। तो जबकि उस क्लाइंट की फ्रेश पासपोर्ट था, तो ना ही उसने प्रीवियसली कभी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था। तो वीज़ा अफसर ने ये लिख के रिफ्यूज़ कर दिया कि आपका हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि आपके पास स्टूडेंट वीज़ा था, तो ये अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन। उन्होंने ये लिख के भेज दिया और वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। इसी तरह से इन क्लाइंट के साथ बेचारों के साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे पास जब ये आए, मेरी डिस्कशन हुई, तो मैंने इन्हें समझाया कि आपका केस काफ़ी ख़राब है, हम रीअप्लाई कर सकते हैं आपका केस, बट आपके केस में जो प्रीवियस रिफ्यूज़ल है उससे इन्फ्लुएंस लेगा वीज़ा अफसर। वो देखेगा कि पिछली बार क्यों रिफ्यूज़ हुआ है, तो उन्हीं चीज़ों पे वो दोबारा रिफ्यूज़ कर सकता है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस इतने जल्दी चेंज नहीं होते आपके। और आप उसी टाइम आप 1 महीने के गैप में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं दोबारा से, और वही सर्कमस्टांसेस हैं आपके। तो अगर आपके सर्कमस्टांसेस 6 मंथ से ज़्यादा हो गया हो इस टाइम को अप्लाई किए हो, तो फिर वो बंदा बता सकता है कि अभी चेंज हो गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने अप्लाई करना है, तो हमने उनकी फ़ाइल अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट की, और वही चीज़ जो हमने उनसे डिस्कस की थी, उनका वीज़ा उसी वजह से रिफ्यूज़ हुआ। जो कि प्रीवियसली उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, उसने उन्हीं पॉइंट्स को उठाया और फिर हमारे पास उन्होंने अपील करवा दी। जब हमने अपील की तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने रिव्यू किया, और उसने डिसाइड किया कि इसको रिकंसिडरेशन पे डालेंगे। अब वो रिकंसिडरेशन पे चला गया और पैप अप्रूव हो चुकी है। बेसिकली होता ये है कि कोई भी कंट्री आप अगर अप्लाई करते हैं वीज़ा, आपको हमेशा मैं बताता हूँ कि अपने कुछ पॉइंट्स आप क्लियर रखें अपने पास, अपने वो पॉइंट्स देखें कि आपकी टाइज कैसे हैं, इनकम कितनी है, और आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं। और जब ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो फिर वीज़ा अफसर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। वो फिर सोचता है कि किस बेस पे रिफ्यूज़ करूँ। और जो हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अगर आप वीज़ा अफसर को ज़रा सा भी कंफ्यूज करेंगे तो उस पर वो जल्दी ही रिफ्यूज़ल दे देगा किसी भी पॉइंट को उठा के। अच्छा, ये जिम्मेदारी कंसल्टेंट की होती है, आपकी होती है, जिससे आप फाइल रेडी करवा रहे हैं, कि आपके केस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे और दिखाए कि आपके पास क्या है, आप क्यों स्ट्रॉन्ग है, आप क्यों यूके जाना चाहते हैं, और आपकी यहाँ पे कैसी टाइज हैं, आप बिजनेस से कितना लिंक है, बिजनेस से कितना कमाते हैं, पर्सनल अकाउंट में कितने पैसे हैं, सेविंग कितनी है, यूके कितने हज करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं यूके के वीज़ा के लिए। अगर आप में से किसी बंदे का वीज़ा वर्किंग एरर की वजह से रिफ्यूज़ हुआ है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा। मैंने थोड़ी सी फीस रखी हुई है डिस्कशन की ऑन रिफ्यूज़ल, क्योंकि इसी तरह दिन में हज़ारों कॉल्स आ जाती हैं, तो हज़ारों कॉल्स का हम रिप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए एक फ़ीस रख दी है। वही बंदा मुझे कॉन्टैक्ट करेगा जो सीरियस किसी भी कंट्री का वीज़ा वो अप्लाई करना चाहता है, या रिफ्यूज़ हुआ है तो उसकी अपील रेडी करना चाहता है, तो वही सीरियस बंदा मुझे कॉल करेगा। इस तरह से मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने उसकी फ़ीस रख दी है रिफ्यूज़ल डिस्कशन की, केस डिस्कशन की। आप में से कोई बंदा अगर यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। और आप में से कोई बंदा यूरोप का, यूएसए का, कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, वो भी रिसेंटली हमारे क्लाइंट का कनाडा का वीज़ा भी अप्रूव हुआ है,
उसकी वीडियो भी इस चैनल पे लगेगी, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी PHN प्रोटोकॉल के बारे में, और इस इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर करें ताकि लोगों तक ये बातें पहुँचें। और जितने भी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो किसी को अपनी एक कंसल्टेंसी फ़ीस के लिए यूज़ ना करें और इस तरह से उनके केसेस को ख़राब ना करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।